सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और जब पूरा मुल्क इस वक्त महंगी बिजली, IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स, लोगों के माशी कत्ले आम करते टैक्सेस से सख्त परेशान हैं, ऐसे वक्त में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद लोगों को लगे जख्मों पर जैसे नमक पाशी कर दी गई हो। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs को 1990 की दहाई के वक्त से 2024 तक 12.17 खरब रुपए की टैक्स छूट मिली है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, ये 12.17 खरब हैं, अरब नहीं। सरकारी जराये से यह बात सामने आई है कि IPPs के लिए टैक्स इस्तिस्ना कैपेसिटी चार्जेस से तजावुज कर गए हैं, जिसका हुजम रवा माली साल 20.91 खरब रुपए होने की तवक्को है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक माजी की हुकूमतों ने 2018-19 तक मुआशी सर्वे में IPPs को टैक्स छूट का डेटा फराहम किया, लेकिन उसके बाद जब टैक्स छूट की मालियत में इजाफा हुआ तो उन्होंने मालूमात को जाहिर करना बंद कर दिया। इसके बजाय इस्तिस्ना को लागत को दूसरे शोबों के साथ मिला दिया गया ताकि उसे लोगों से छुपाया जा सके। मारूफ माहिर माशिया डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक 1990 की दहाई के वक्त से 2017-18 तक इन टैक्सेस छूट की मालियत 1 खरब रुपए थी। उन्होंने इस रकम का तखमीना पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इनइक्वलिटी इन पाकिस्तान पर एक तहकीक के हिस्से में लगाया गया है। और सरकारी जराये ने बताया है कि 1988 के बाद पावर पॉलिसी के नतीजे में 2002 तक 5 बड़े IPPs कायम हुए थे। इनमें से 4 IPPs ने अपनी बिजली खरीदारी के मुआहदे मुकम्मल कर लिए और अब सिर्फ एक IPP हब पावर कंपनी बाकी रह गई है जो इसी मराद पर बिजली पैदा करने जारी रखे हुए है। 2002 से 2008 के दरमियान कुल 10 नए IPPs कायम किए गए। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में टैक्स छूट हासिल करते हुए बिजली पैदा करने के लिए मजीद 10 IPPs कायम की गई। फिर 2013 से 18 तक नून लीग का दौरे हुकूमत आया और इस दौरान भी IPPs की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ, जहां मजमूई तौर पर 55 नए पावर प्लांट्स लगाए गए। फिर 18 से 23 तक PTI और PDM की हुकूमतों में 40 इजाफी IPPs कायम की गई। इक्तिसादी सर्वे के आदाद शुमार की बुनियाद पर यह बताया गया है कि 2014 से 16 के दौरान IPPs के लिए टैक्स छूट तकरीबन 51.1 अरब रुपए और इसके बाद 2 सालों में 2017 से 2019 में टैक्स छूट गिरकर 18 अरब रुपए रह गई। हुकूमत ने टैक्स छूट की रकम में कमी का जवाब पेश नहीं किया। माली साल 2020 में IPPs के लिए छूट 26.88 अरब रुपए तक बढ़ गई, जो माली साल 2021 में नुमाया तौर पर बढ़कर 47 अरब रुपए तक पहुंच गई। PTI की हुकूमत की जानिब से IPPs के मुआहदों पर दोबारा गुफ्तो शनीद की वजह से माली साल 2022 में इस्तिस्ना की हद कम होकर 37.4 अरब रुपए हो गई थी। हासिल इस्तिस्ना माली साल 2023 में 56 अरब रुपए तक पहुंच गई, लेकिन माली साल 2024 में कम होकर 30.23 अरब तक पहुंच गई थी, जो IPPs पहले ही अरबों रुपए ले रही हैं। और कुछ IPPs ऐसी हैं जो 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं कर रही, फिर भी कौमी खजाने से अरबों रुपए वसूल किए जा रहे थे और साथ ही साथ उन्हें टैक्स छूट भी हासिल रहा, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब मुल्क में इस वक्त बिजली के बिलों में रिलीफ देने के हवाले से एक नई बहस छिड़ चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट वाले सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देने का ऐलान मियां नवाज शरीफ की जानिब से किया गया, जिसके बाद अब दीगर सियासतों ने तनकीद के निश्तर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत की जानिब कर दिए हैं। अब इसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, MQM पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक लफ्जी जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला भी एक तरह से शुरू किया जा चुका है। चूँकि पंजाब के अब इस इक़दाम के बाद सिंध हुकूमत पर बड़ा दबाव है और अवामी मुतालबा भी है कि वो भी इसी तरह का कोई कदम उठाएं और अपने बजट में कुछ ऐसा स्पेस क्रिएट करें कि लोगों को बिजली पे सब्सिडी दी जा सके। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू हम करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तो रज़ा हारून साहब, अब पंजाब ने जब यह कदम उठाया तो उसके बाद सिंध पर बड़ा प्रेशर आ चुका है। अब सिंध क्या करने जा रहा है? हम बयानात तो रोज़ सईद गनी साहब के भी देख रहे हैं, शर्जील मेमन साहब के भी देख रहे हैं, मुराद अली शाह साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कल कुछ इस सिलसिले में गुफ्तगू की है। अब कोई इक़दामात अमली तौर पर होने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत जैसे? प्रॉब्लम इसमें ये है अरबाब के अगर बिजली फर्ज करें 16 रुपए की 14 रुपए की मिलती है तो आप बिजली सस्ती नहीं करवा रहे। IPPs को आप ये नहीं कह रहे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट रिविजिट करें, उनके ऊपर आप प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को आप रीओपन नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं कर रहे, बल्कि आप कह रहे हैं आप 14 रुपए ही की बेचते रहें। हम किसी ना किसी तरीके से, चूंकि विफाक के पास पैसे नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से पैसे पूरे कर रहे हैं, यानी उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके फायदे की बात कर रहे हैं ना आप पैसा विफाक दे, सूबा सब्सिडी दे, सिंध दे, पंजाब दे, बलूचिस्तान दे, KP दे,
ये तो कोई हल नहीं हुआ ना इसका, ना ये लॉन्ग टर्म हल है। ये तो आप खामखा एक ऐसी बहस को आगाज कर रहे हैं कि आपने ऐसा कंपटीशन छेड़ने की कोशिश की है, इसमें सरासर नुकसान पाकिस्तान के अवाम का है। जो सब्सिडी आप दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं से बजट में मुख्तस रकम होगी, तरक्याती कामों के लिए होगी, किसी और मद में रखी वहीं से काट के देंगे ना, जाहिर। तो ये तो हल ना हुआ। ये तो आपने बुनियादी तौर पे जिनको अकाउंटेबल ठहराना था, जो सारी कैंपेन थी, जो सारा शोर शराबा था इतने अरसे से, उसको आपने साइलेंट करने के लिए सारा रुख डाइवर्ट कर दिया कि जी पैसे इस जेब से निकाल के नहीं देते, दूसरे जेब से निकाल के देते हैं, बेनिफिशियरी आईपीपी है। तो मुझे नहीं समझ आई कि 2 महीने की सब्सिडी दे करके। और दूसरी बात, अब रज़ा साहब पिछले 1-1.5 महीने में जब से ये मामला हाईलाइट हुआ और ज़ाहिर हम भी मुस्तकिल इस पर बात कर रहे हैं, तो जिन एनर्जी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई तो ये पीएफआई प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव एक ऐसी शिक होती है आईपीपीएस के साथ माहिदों में कि उस शिक के की वजह से आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप कोई रीनेगोशिएशन नहीं कर सकते, आप रिविजिट नहीं कर सकते माहिदों को उनकी मर्जी के खिलाफ। तो इसका मतलब वहाँ तो बातचीत हो नहीं सकती, लेकिन पब्लिक को भी तो रिलीफ देना ही है। अरबाब, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मुझे दुनिया में कोई ऐसा मायदा नहीं है जिसकी रिव्यू का टाइम ना हो, जिसमें रिव्यू का प्रोसेस ना हो, जिसमें लॉक्स ना लगे हुए हों, कंडीशनैलिटीज ना हो कि आप किस वक्त रिव्यू कर सकते हैं कौन सी। ऐसा कोई दुनिया का मायदा होता ही नहीं है। और फिर ये सारे मायदे फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं ना सॉवरेन गारंटीज के साथ। तो अब वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने मायदे किए हैं, आप ठीक है, फिर आप सारा बोझ अपने पास डालें। सिंध के सीएम तो कह रहे हैं कि आप हमें बिजली पैदा करने की तकसीमकारी की इजाजत दें, हम अपनी बिजली अपनी गैस से खुद पैदा करके तकसीमकारी कर लेते हैं, सोलर गैस का पैनल लगा लेते हैं, सोलर गैस को प्रमोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो मेरा जो कंसर्न है ना सारी डिबेट में, मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज साहबा ने कोई बुरा काम किया, अच्छा काम किया होगा, उनके पास बजट में गुंजाइश होगी, उन्होंने कर दिया काम। 2 महीने के लिए किया, 1 महीने के लिए आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिबेट। हम सबको एक होकर तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तमाम इदारों को बैठ के आईपीपी से बात करनी थी ना। आपने तो उल्टा वो सारा जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था धरनों से, मुजाहरों से, टीवी टॉक शो से, डिबेट से, मीडिया के प्रोग्राम से, वो आपने डाइवर्ट कर दिया कि जी आईपीपी इसको बायो कैन ग्रुप आपने पैसे देने और वो अब हम नहीं दे सकते तो सुबह हुकूमत इंतजाम करे। तो सब्सिडीज ही अगर हल हैं तो फिर सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट दे दे। एक सबको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सीएम को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब, आज मैं सुन रहा था उनको, शहबाज शरीफ साहब को, फेडरल गवर्नमेंट से वो बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात पे बड़ा तनकीद का इजहार किया है। भाई वो तमाम सीएम्स को बुला लेना, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। एक सीसी क्या होता है, जो हमारा तमाम प्रोविंशियल्स का जो हमारा एक वो होता है, जो सीसीआई को मिला लें, काउंसिल ऑफ कमेंटर्स का इजलास बुला लें, उसमें बैठ के आप तय कर लें कि सबने मिलके तमाम पैसे को पूल करके किस तरीके से अवाम को रिलीफ देनी है, अगर सब्सिडी भी देनी है तो। लेकिन अगर आप सिर्फ पंजाब में देंगे और फिर आप देने से पहले किसी से मशवरा भी नहीं करेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, किसी से मोडालिटीज डिस्कस भी नहीं करेंगे, फिर आप जब वो कर देंगे इतने बड़े सूबे में, तो फिर छोटे सूबों पे तो प्रेशर आएगा। दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। दिस कैन बी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, तमाम चीजों में इसको डाल सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट गुड गवर्नेंस। मतलब ये 2 माह का जो रिलीफ मिला है, सॉरी बस बात ये कर रहा हूँ, आपने इशू को रिजॉल्व नहीं किया, वो जो गंद बला थी वो वहीं पड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आप कॉस्मेटिक्स पे चले गए। तो अब ये खलील ताहिर साहब से अब ये जानते हैं कि ये फिर किस सोच की बुनियाद पर ये अमल उठाया। कि खलील ताहिर साहब, ये 2 माह के लिए तो आपने रिलीफ दे दिया, 2 माह के बाद आगे क्या होगा? फिर उसके बाद का कोई प्लान है? फिर ये अगली गर्मियाँ भी आनी है, एक टास्क फोर्स बनी थी, वो धरना हुआ, एक प्रेशर बन रहा था, मीडिया पे भी बात हो रही थी, आईपीपीस के साथ रीनेगोशिएट करना था, लेकिन ये सब्सिडी देकर आपने इस वक्त सबको सिंध हुकूमत के पीछे लगा दिया कि अब एक प्रेशर सिंध पर भी पड़ गया, एक केपी भी कोई इस तरह का स्टेप उठाए, फिर उसके बाद बलूचिस्तान की भी बात होगी। तो या तो फेडरेशन लेवल पर आप इसको प्राइम मिनिस्टर खुद आके कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर देते। देखिए वास्तव मैं शायद उस कबीले से उन थोड़े लोगों में से नहीं जिसका फैब्रिक इंटायरली डिफरेंट है, और मैं रज़ा भाई की बहुत सारी बातों से एग्री भी करता हूँ। और साथ ही मैं कहता हूँ जो आप अभी बता रहे थे पीएफ वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अहमद अवैस साहब हमारे सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल थे, बड़ा पुराना से हमारा तल्लुक भी है। तो कुछ मायदे ऐसे होते हैं जो एक मुद्दत के दरमियान उनसे बात नहीं की जा सकती, ये नहीं होता कि कहा बात नहीं कर सकती, उन्होंने बिल्कुल ये बात दुरुस्त फरमाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी आ रही है कि खलील साहब 18वीं तरमीम के बाद अरबाब सर कोई भी सूबा जो है वो अपने लोगों को कुछ भी वो चाहे, वो इवन तो लेजिस्लेशन की हद तक उसको इख्तियारात मिले हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा कि 2 माह का रिलीफ है, जब प्यास बहुत तेज हो ना तो पानी के एक बूंद की बहुत कीमत होती है। ये 2 माह के बाद हम एक और इनकलाबी कदम उठाएंगे। मरीम साहब के जो जेल में है, मैं उनके साथ सर्व किया है
लॉ मिनिस्टर भी रिसेंटली और पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी, कि कुछ ना कुछ सहूलत लोगों को मिले ताकि उनका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना जो है वो आसान हो जाए। हाँ, इन 2 माह के बाद जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो पूरे पंजाब भर में हम जो है उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली हंगामी बिना पे। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि ये मुस्तकिल तौर पर, बिल्कुल रजा हरून साहब की बात इसके एग्री करता हूँ कि IPP से हमारी जांच छूटनी चाहिए। और आज सरदार अवैस लगारी साहब ने भी ये बात की है कि विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, इन्हीं 2 महीनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे इनकलाब जो आएंगे, इनकलाबी कदम होंगे और वो पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे। हाँ, एक बात मैं और, जो हारून भाई ने कहा, रजा भाई ने, ठीक है, बिल्कुल दिस इज फंडामेंटल राइट है तमाम कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो सारों जो CMs हैं उनको बुला के उनको इत्मीनान में, लेकिन ये वफाक ने पैसे नहीं दिए, ये पैसे जो है तरक्याती बजट से निकाल के, तो ये आम आदमी है जिसके लिए बहुत ही मुश्किल। तो खलील साहब, ये रजा साहब का यही तो पॉइंट था कि आपने एक बजट से, एक तरक्याती बजट निकाल के वो आपने बिजली की सब्सिडी में लगा दिया, तो ये तो मसले का हल नहीं है, आपको तो कॉस्ट सस्ती करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह नहीं रहा, लेकिन कुछ रिलीफ तो देने की बजाय उसके बाद जो सोलर सिस्टम शुरू हो जाएगा, कुछ काम शुरू तो होगा ना किसी जगह से। हाँ, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने को बहुत गलत काम कर दिया है, इस बात में तरकीब दी होनी चाहिए। दूसरा, सूबों में एक हेल्थी कंपटीशन होगा, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम सूबों में हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए कि कौन ज्यादा काम करता है या कौन नहीं करता, अच्छा आ रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और ना इसके वजह से हमारा पीपल्स पार्टी से या किसी और से खिलाफ होगा। छोटी मोटी बातें तो घरों में भी हो जाती है, पार्टी से भी होती है, लेकिन इससे चले पीपल्स पार्टी से नहीं होगा, लेकिन PTI से तो KP को लेकर हो जाएगा ना। अब ये 2 माह का ये ब्रीदिंग स्पेस है, इसके बाद ऐसा बैठे उनको सामने क्या, क्योंकि ये तो हम सबसे ही है, मुस्लिम लीग नून से भी है, MQM से भी है, अपना पीपल्स पार्टी से भी है। अब ये जितने इस वक्त कंज्यूमर्स हैं जिनको ये फायदा, ये रिलीफ मिलने जा रहा है, 2 माह के बाद इन सबको सोलर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, 60 दिन में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। सबको सारी बेशक आज ये प्रोग्राम आपके पास मुझे पता है रिकॉर्डेड है, आप सबको सोलर पे शिफ्ट किया जाएगा, सबको। और ये उस पे, और बल्कि इससे भी बढ़ के कोई एक और मंसूबा है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे, दैट विल बी फॉर ऑल पाकिस्तान। ठीक है, तो अहमद उवैस साहब, अब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस तरह सिंध इस वक्त एक प्रेशर इस चीज़ का महसूस करेगा, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि दोनों इस वक्त जमातों के दरमियान एक बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, आपकी जमात पर और KP में, वहाँ पर आपकी हुकूमत पर भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब भी कोई ऐसा एक उठाएँ, कोई कदम, कोई बजट में अपने गुंजाइश निकालें, कुछ सब्सिडी दें, KP के आवाम को भी सस्ती बिजली मिले। या आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये प्रेशर तो सब पे होगा, लेकिन देखिए ये रिफ्लेक्ट करता है एक बड़ा एस्पेक्ट जिसको मेरे ख्याल में आपकी डिस्कशन में ज़ेर गौर आना चाहिए, वो ये है कि ये वाई फॉर 2 months, ये 2 महीनों से ये एहसास होता है कि ये हुकूमत जो है एडहॉकिज्म पर है। जब एडहॉकिज्म पे आप आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप विद इन देयर हार्ट ये कन्विंस हैं कि ये मामला आगे चलेगा नहीं, आगे शायद डिसॉल्व हो जाते हैं, इलेक्शन की तरह जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो ये हमारी कारकर्दगी में शामिल हो जाएगा 2 महीने का, आगे देखा जाएगा जो होगा। वरना ये 2 महीने के बाद फिर आपने बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन, और फिर आपने क्या करना है, और बाकी सूबों को अंडर प्रेशर करके, आप सिर्फ सूबों को अंडर प्रेशर नहीं कर रहे, आप फेडरल गवर्नमेंट को भी अंडर प्रेशर कर रहे हैं, इसलिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की रॉन्ग पॉलिसी के पेश नज़र कि उन्होंने जब इतना टैरिफ जो है एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ा दिया बिजली का, तो उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि एक कॉमन मैन जो है वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, उसका निज़ाम कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के सोचने की बातें होती हैं, क्योंकि हुकूमत का हर कदम जो होता है वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, ना कि उनको तंग करने के लिए। और अगर फैसिलिटेट करने के लिए होता तो ये उस वक्त सोचना चाहिए था। अब अगर उस वक्त नहीं सोचा और IMF को खुश करने की कोशिश की है इन्होंने, इतने एकदम से रेट ऊपर ले गए हैं, तो फिर एक हुकूमत से ये आपने रियायत करवा दी, तो बाकी सूबे किसी के पास रिसोर्सेज हैं, किसी के पास नहीं है, लेकिन अवाम तो पाकिस्तान के हैं ना, सफर करेंगे सारे। तो ये एडहॉकिज्म के ऊपर इन्होंने ये काम किया है इसका, और ये तो काम मतलब ये एडहॉकिज्म पर अगर आगे ये कंटिन्यू भी होता रहे तो 2 माह बाद भी इन्हें, क्योंकि बिजली की जब तक खपत भी कम हो चुकी होगी, मौसम भी तब्दील हो चुका होगा, तो शायद 18-19 अरब की मजीद ज़रूरत पड़ेगी पर मंथ इन्हें अगले 3-4 महीने के लिए। 2 माह बाद तो यही सूरत हाल बनेगी, तो ये मंथ टू मंथ बेसिस पे भी इसका ऐलान कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं कंटिन्यूटी में आवाम को। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए ना, अगर परमानेंट बेस के ऊपर कुछ करना हो और इनका मतमा नज़र जो है वो आवाम की प्रॉब्लम को हल करना है, और गलत जो इन्होंने एग्रीमेंट अगर कर लिए थे उनका कोई तदारुक करना है, तो इनको चाहिए था यहाँ पर IPP का जो इशू है
जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके ऊपर सीरियसली एक प्लान करके आगे आना चाहिए था, और गुडविल क्रिएट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट बड़ी सिंसियर है, और गवर्नमेंट जो है ये आईपीपी के इशू को बड़ा सीरियसली लेती है, और इनके ऊपर हम कोई एक बाकायदा एक ऐसा सोल्यूशन इसका निकालेंगे कि आवाम को पता लगेगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और आवाम के फायदे की बात है। ये अपने जो शहबाज शरीफ के अपने बेटों के थ्रू जो इनके अपने यूनिट हैं जो अरबों रुपए ले चुके हैं और करोड़ों रुपए सालाना ले रहे हैं, उनके कहते हैं कि हम एज ए गुड विल हम आपको ये पैसा नेशनल एक्सचेकर में वापस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो चिड़ियों पावर है सुलेमान शहबाज साहब की। 2014 में वो एग्रीमेंट शुरू हुआ है, अभी 45 तक वो एग्रीमेंट चलना है, अभी भी उस एग्रीमेंट के कोई एक बेसिक के साथ। जी जी हाँ, वो रज़ाक दाऊद साहब थे, नदीम बाबर साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब इनके भी साथ थे, अभी आप लोगों के भी साथ हैं, तो ये गलत है ना। सबसे देखिए, मैं किसी के फाक में नहीं हूँ। देखिए, आवाम का खून निचोड़ के कोई भी होगा, मैं बिल्कुल आउटराइटली विदाउट एनी फेयर मैं ये बात करूंगा कि जो थे वो जो रज़ा साहब की तरफ जाता हूँ, लेकिन खलील साहब ये डायरेक्ट फैमिली मेंबर होना और कैबिनेट मेंबर होना, इसमें तो थोड़ा बहुत तो फर्क होता है। नहीं, मियां साहब का अपने बेटों से कोई बिजनेस का कोई तल्लुक नहीं है मियां शहबाज शरीफ साहब का, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की अभी रजा हारून भाई को और अहमद अवैस साहब को, एनएफसी जो है चारों सूबों को उसमें से हिस्सा मिलता है, और ये दे कैन डू इट आल्सो। मतलब इसमें कोई क़यामत नहीं है, बल्कि आप सबको खुश होना चाहिए। बस ठीक है, मैं वापस साहब की तरफ आता हूँ। बस एक शॉर्ट कमेंट, मैंने वो इस रिलेशन की वजह से ले लिया था, क्योंकि अब रजा साहब की टर्न थी, मैं रजा साहब के पास जाता हूँ। तो रजा साहब, ये 2 महीने के बाद, चूंकि वो उस पर आपकी एक ज़ेरे लब मुस्कुराहट भी थी, तो ये अब इस पर ये सिलसिला आगे क्या होगा, ये आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे महीने फिर एक ऐलान हो जाएगा 17-18 अरब की सब्सिडी के साथ, फिर ये 4-5-6 माह जब तक सर्दी का मौसम रहेगा ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक बिजली की खपत तो कम है और लोगों की, आपको पता है मेमोरी कितनी शॉर्ट टर्म होती है, लोग भूल जाएंगे कि माजी की उनकी क्या मुश्किलात थी। बिल्कुल भूल जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखें हम जो बातें कर रहे हैं ना, देखें रियलिस्टिक बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है टीपी से। ये नहीं कि वो जो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो जो बिजली जो बना रहे हैं वो तो लोग खरीद रहे हैं, प्रॉब्लम है कैपेसिटी चार्जेस ना, कैपेसिटी पेमेंट आपको देनी पड़ती। आप अगर सोलर बहुत ज्यादा लगा देंगे तो क्या कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी आपको? देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो आप एक तरफ तो सोलर लगा देंगे, वो आपको पैसे मिलना कम हो जाएंगे, आपकी बिजली की आईपीपी की बिजली की यूजेज कम हो जाएगी, और कैपेसिटी पेमेंट आपने उतनी देनी। इसी तरह सर्दियों में क्या कोई ऐसा मुआहदा है कि सर्दियों में कैपेसिटी पेमेंट कम देनी पड़ती है? मुझे ये पूरी देनी है, बिल्कुल पूरी। तो जब आपने कैपेसिटी पेमेंट पूरी देनी है भाई, तो आप सोलर जितने भी लगा लें, अब आपने कोई हल छोड़ा नहीं है ना, सिवाय इसके कि आप ये देखें ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं सिद्धू भाई और ये वैस साहब, तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हमसे, कि देखें आप इस मामले को समझे ना। जब तक आप आईपीपी से साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ आप रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, और कोई दुनिया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता जो रीनेगोशिएबल ना हो। हाँ, आप पे फाइन लग सकते हैं, आपके और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यार एक दफा बैठ के फाइन दे देना, अगर कोई फाइन देना है तो वहां सब्सिडी का यूज कर लेना। ये जो पैसा है, जो हम ये पैसा आईपीपीज को दे रहे हैं, हम उनको सब्सिडी से उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट अरबाब भाई अगर कम हो जाएगी सोलर लगाने से, तो फायदा कर लें सोलर। आप, मुझे तो लगता है सोलर करके आप और फंस जाएंगे। बिल्कुल। और ये क्योंकि अभी तो सोलर इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो ये सोलर की जो क्वालिटी है, जो उसका एक उसकी लाइफ है, उसकी एक्सपायरी डेट है, एक बार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमें हर 5-6 साल बाद उसी लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो एक्सपीरियंस किसी ने किया नहीं है, अभी तो नई मार्केट है। फिर आपका कैपेसिटी चार्ज अपनी जगह खड़ा रहेगा ना। मेरा तो मानना ये है कि आप कम से कम प्लांट से बैठ के ये बात तो कर सकते हैं ना कि बाबा तू फॉसिल फ्यूल पे चल रहा है, तू कोल पे आ जा, तू सस्ती गैस पे आ जाए यार, ये तो बात कर सकते हैं ना। उसकी कॉस्ट तो कम, उसकी कैपेसिटी की जो कॉस्ट है वो तो हम कम करा सकते हैं ना। उससे बैठ के प्लांट की कन्वर्जन कराएं, जो ऑयल पर हैं उनको हम गैस पे लेकर आए, जो गैस पे उनको कोल पे लेकर आए, फिर कोल में हम सस्ते कोल पे लाएं जो थर्कोल से निकल रहा है। हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कोल? हमने क्यों ऐसे प्लांट लगाए हैं? तो जहां ये माइनर एडजस्टमेंट टेक्निकलिटी से हो सकती है, मेरा ख्याल है कर रही होगी फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है, ये वो स्टेप्स हैं लेने वाले ना, ये वो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं पोटेंशियल स्टेप्स। लेकिन कर रही होती तो यकीनी तौर पे पता होता, क्योंकि अभी कोई 12-13 दिन पहले एक इसकी टास्क फोर्स बनी, और उस टास्क फोर्स को अब 1 महीने 40 दिन का मैंडेट, वो जो जमात इस्लामी का एक धरना था या वो एग्रीमेंट था, उसके तहत वो हासिल है। तो वो अभी 10-11-12 दिन में तो कोई ऐसी खास पेशरफ्त उस पर नजर नहीं आ रही, वरना we have to remain optimistic। अरबाब, हम तो देखें ना, गवर्नमेंट अगर कोई बात बता रही है तो हमें उसे बिलीव करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट है ना शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमें उन पे बिलीव रखना चाहिए अगर उन्होंने कुछ टाइम मांगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, बजाय इसके सब्सिडी और ये गिमिक्री और पॉलिटिकल स्टंटिंग, इससे हम बाहर निकलें। ये अब करते हैं जो हमने करना है अपने सूबे में, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट इवन अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यार।
ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी नहीं। ठीक है, तो खलील ताहिर साहब, ये टास्क फोर्स जो बनी थी, ओवैस लगारी साहब उसको हेड कर रहे थे, मोहम्मद अली साहब भी उसमें मौजूद थे, बड़े बड़े उसमें एक्सपर्ट, सारे रेलेवेंट लोग मौजूद थे। उसने अभी पिछले 2 हफ्ते में क्या कारकर्दगी दिखाई है, चूंकि 2 हफ्ते बाद तो उसे एक अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करनी होगी। बहुत जल्द आपको इस बात का पता है, एक टेक्निकल कमेटी भी साथ बनाई गई है, जो जिस तरह भी आपने सबकी बात की, देयर आर सो मेनी अदर पीपल आल्सो, तो इसमें डेफिनेट हल निकालेंगे कि कैसे हो सकता है। कोई चाहता है कि उसकी हजागर्दशाही हो मुल्क में या किसी और जगह पे, या अपने जो लोग आपको वोट देते हैं, जो अपनी जाने देते हैं, ये कभी भी नहीं। और कोई चाहता है कि पाकिस्तान का नाम जो है इस लेवल पर जाके हमको डिस्करेज करें, इसको नॉट एट ऑल। इस पर टेक्निकल कमेटी भी बनी है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल इशू है। अहमद अवैस साहब जानते हो कि मैं तो बेसिकली लॉ का आदमी हूँ, लेकिन आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सारा दिन यही पढ़ते हैं, यही बातें करते हैं। लेकिन टेक्निकल कमेटी की इसका मुझे पता है, क्योंकि मैं एज ए सेनेटर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे पता है कि टेक्निकल कमेटी बनी है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बाकी भी है, और कुछ जो लोग बिजली से मुतल्लिका है उनको भी साथ लिया गया है। लेकिन खलील साहब, कितना इनके पास रूम होगा बात करने का या रिविजिट चीज़ें करने का? चूंकि अभी आपने खुद एंडोर्स किया कि PFI जो प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, उसके तहत तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। जब बातचीत नहीं हो सकती तो फिर कमेटी का मैंडेट क्या होगा? नहीं, असल में बात ये है, जो अभी आज बात की है ना जी, अवैस लगारी साहब ने जो बात की है, हमारी कोशिश तो यही, तो किसी तरीके से जो अभी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा इसका, कि जो कॉमन मैन है उसको रिलीफ मिले, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा, IMF की आप बात कर रहे थे ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, देखिए एक कोवोडेंट है, अगर IMF आपको लोन नहीं देता तो फिर आपका कोई दोस्त मुल्क भी आपको लोन नहीं दे सकता। ये जस्ट लाइक एक स्टैम्प है। और उसको भी जो नुकसान दिए थे बेसिकली शौकत तरीन साहब जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गए थे तैमूर झगड़ा से, और दूसरा अवैस लगारी को जो हमारे मेरे साथ है नौशाद सिद्दीकी अपोजिशन लीडर पंजाब में, उनको कह के गए कि आप ये मुआहदा कैंसिल कर दे, फिर वही मुआहदा ज्यादा करना पड़ा उस पे हवाले से, मजबूरी थी आपकी ना। अगर आप ना करते तो मुल्क इंसॉल्वेंट हो जाता, दिवालिया हो जाता, फिर देखते क्या होता, फिर लोगों के हाथों में छुरियां होती, हम जैसे जहां मिलते कोई सबको मतलब वो मार रहे थे। इस लेवल में काम जा रहा था। तो इस हवाले से मुल्क हमने तो यकीन कीजिए रियासत बचाइए, अपनी सियासत को कुर्बान किया है। क्या हम नहीं समझते कि हम जिस तरह इन्होंने जाते जाते उन्होंने फैसला किया कि पेट्रोल कम कर देती जाएगी, जो अभी अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे, तो ये इस तरह से मतलब खान साहब ने जो कुछ किया था और या शौकत तरीन साहब ने किया था, उसमें तो मैं भला अवैस लगारी को, उसने कहा जी हमारे मुल्क को मतलब जिस वक्त जो सियासी तौर पर जो फैसला सियासी जमात को सूट कर रहा होता है या हुकूमत को सूट कर रहा होता है वो ले लेती है, वो ऐलान भी कर देती है, सोचा ही नहीं जाता कि बाद में फिर क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अहमद उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। रज़ा हारून साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, अहमद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, ये ज़ाहिर है कि हमारी गुफ्तगू चूँकि मईशत के गिर्द इसलिए पूरी घूम रही है चूँकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, इस वक्त सियासत भी मईशत पर ही बेस कर रही है। लोगों ने आगे फैसला लेना है कि किन लोगों ने आगे जाके, अभी तो ये इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आए वो जैसे तैसे सब एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये आपकी जब हुकूमत थी और उसके आखिरी अदवार चल रहे थे, जो अभी सिंधु साहब ने ब्रेक से पहले एक हवाला दिया, ऐसे ऐलानात आपने भी किए जिसने मईशत को एक बहुत ही नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात पहुँचाए हैं। तो इसमें बहरहाल आपकी भी हुकूमत का और आपकी लीडरशिप का भी कोई ना कोई हाथ तो मौजूद है। देखिए ना, मेरे ख्याल में ये IPP के यूनिट्स वगैरह ये इसके PTI की हुकूमत में तो नहीं लगाए गए, उससे पहले लगे। चल लगे ये 2018 से 23 तक जो कलेक्टिव दौर जो 5 साल का गुजरा है PTI और PDM का, इसमें 40 IPPs कायम की गई हैं। और इसमें दो चीजें ना, और दूसरा एस्पेक्ट ये है इसका कि इसके अंदर बहुत सारे आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो इंडिजिनस हैं यूनिट्स जो हैं यहाँ के पब्लिक सेक्टर के हैं पाकिस्तान के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग आए हैं वो भी यहाँ के अपने हैं। को फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली बात इसके अंदर नहीं इतनी लगती। उनको बावर कराया जा सकता है कि ये जो हालात हैं इसमें आप इतना पे कर चुके हैं, इतना आपने इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ना, इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि आप इतने सारे जो आपने ये लगा लिए यूनिट्स लगा लिए, तो उनके कलेक्टिवली कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट वाज मच मोर द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड बाय पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान कंट्री। तो अहमद साहब, बैठ के आप भी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की जमात इन तमाम जमातों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो जब तक इनके साथ नहीं बैठेंगे इन मसाइल का हल निकलेगा कैसे? आपकी टॉप लीडरशिप तो है जी, तैयार है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको आप सुनिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक अंदाज होता है नेगोशिएशन के टेबल पे लाने का भी। रज़ा हारून साहब,
अब ये जिन दो साहिबान के नाम लिए, ज़रा इस पॉइंट पर भी आप अपनी राय दे दीजिएगा कि आपकी पार्टी ने फिर क्यों इन साहिबान को वोट दिया। और हम बार बार सियासी इस्तेहकाम लाने की बात करते हैं तो पीटीआई तो तैयार है, सिर्फ आप लोगों का अंदाज़ उसको नहीं पसंद, उनके अंदाज़ के मुताबिक आप उनको ऑफर करें टेबल पर बैठकर बात करने की, तो वो तैयार है मुल्की मफाद में। जाहिर है कि इसका जवाब तो लीडरशिप दे सकती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हफीज शेख साहब और शौकत तरीन साहब तो पार्टी मेंबर नहीं थे ना, उनको भी सेनेटर बनाने की कोशिश, शौकत तरीन साहब तो बन गए, हफीज शेख बनाने की कोशिश की। इसी तरह केपी के अंदर जो सेनेट के अंदर जो जिस तरह एमपीएस ने वहाँ अपने वोट बेचे और जिन लोगों को सेनेटर बनवाया गया वो भी हमारे सबके सामने। तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं जो है वो फैसिलिटेशन के अंदर इन्वॉल्व रहती है और करती है। रीजनिंग सबकी अपनी अपनी हो सकती है, जस्टिफिकेशन सबकी अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, और अवेज भाई से मेरा एक सवाल है, लीगल एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट है आपके प्रोग्राम का, कि क्या ये कौन सी ऐसी, देखिए कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सेफ क्लॉजेज नहीं होती, जिसमें प्रोटेक्शन क्लॉजेज नहीं होती। दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है तो कोई एग्रीमेंट होता है ना अवेज भाई। ठीक है, चाहे वो किसी भी दौर में, चाहे वो 13 से किसी भी दौर में अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ये मेलाफाइड है। ठीक है कि आपने अपने सेफ क्लॉजेज नहीं रखे। ये अवेज भाई से बेहतर बताएंगे, मैं तो कानूनदान नहीं। बिल्कुल ही वुड एडवाइज हमें अवेयरनेस दे प्लीज। जी ओवैस साहब। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए ये अब यही इशू हैं जिनके ऊपर सीरियस डेलिब्रेशंस की जरूरत है, और टेक्निकली, लीगली और इनको बड़ा स्क्रूटनाइज किया जाए, देखा जाए और रास्ता निकाला जाए एक इस इशू के ऊपर। और ये भी दूसरे इशू के ऊपर भी क्या पॉलिटिकली मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो भी की जाए साइमल्टेनियसली, क्योंकि इशूज अब ऐसे हैं कि आप एक इशू को डेफर करके दूसरे को नहीं पकड़ सकते। यहाँ पे अब आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, आपको बैक वक्त सारे इश्यूज के लिए अपना ज़हन खोलना पड़ेगा और उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दिन रात अपनी भूल जाएं, हम सब भूल जाएं कि ये दिन किस वक्त चढ़ा और रात कब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब, अहमद उवैस साहब, रजा हारून साहब। मैं साहब इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त में इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। टाइम आज बहुत कम है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पर हमें बात करनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारी बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। सरमायाकार कंपनी जब अपना सरमाया मुख्तलिफ सेक्टर्स में लगाती हैं तो इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, बरामदात बढ़ती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, सरमाया जनरेट होता है और मकामी करेंसी भी मजबूत होती है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मईशत को चैलेंजेस का सामना है। मईशत की होती तरक्की का पहिया इस वक्त रुक गया है। मुल्की और ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारों में हर गुजरते दिन के साथ मुल्की मईशत और अदम इस्तेहकाम को लेकर बेयकीनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरमायाकारी का अमल शदीद मुतासिर हो रहा है और इसके असरात बराह रास्त मुल्की मईशत पर पड़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क से वापस जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अवामी मसाइल ने अवामी जिंदगी को बुरी तरह से मुश्किल में डाल दिया है। 1990 में जनूबी एशिया के ममालिक में डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी शुरू हुई और नई मंडियों की तलाश में गैर मुल्की कंपनीज ने भारत, चीन, पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक में अपनी फैक्ट्रीज और आउटलेट बनाने शुरू कर दिए। मगर दीगर ममालिक के मुकाबले में बदकिस्मती से पाकिस्तानी मईशत, सियासी उतार चढ़ाव और खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी को उस तरह अट्रैक्ट नहीं कर सका और इस वक्त भी शरह सूद 19% से जायद है। इस शरह के साथ बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार करने से टारगेटेड प्रॉफिट कमाने के इम्कानात बहुत कम हैं। महंगाई कम होने से शरह सूद में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर देना ही काफ़ी नहीं जब तक मकामी सरमायाकारों को सहूलियात नहीं दी जाती। मईशत का पहिया चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। साबिक वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को 6 सनतों के अलावा तमाम शोबों में सरमायाकारी की इजाज़त दी है। पॉलिसी का मकसद 20 से 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना था। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम इक्विटी की शरह ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पूरा मुनाफा अपने मुल्क की करेंसी में बैरून मुल्क भेजने की इजाज़त भी दे दी है। इन हालात में जब मुल्की मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी के सहारे की अशद ज़रूरत है, ऐसे में
गुज़िश्ता 2 साल में 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क से अपना सरमाया वापस ले जा चुकी हैं और अब इस तादाद में एक और का इजाफा होने जा रहा है। एक और मल्टीनेशनल कंपनी इसमें शामिल हो चुकी है। मारूफ टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर ने पाकिस्तान से अपना बिजनेस सेटअप वाइंड अप कर दिया है और अपना तकरीबन $4 बिलियन का सरमाया मुल्क से ले जाने का फैसला कर लिया है। और टेलीकॉम कंपनी इत्तसालात के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली PTCL ने टेलीनॉर के 100% शेयर्स 108 अरब में खरीद लिए हैं। इस खरीदो फरोख्त की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों में बहुत मनफी तासुर गया है और गैर मुल्की सरमायाकार इस बात को लेकर सख्त परेशान है कि जो कंपनी 20 साल से पाकिस्तान में कारोबार कर रही है, जिसके तकरीबन 45 मिलियन सार्फिन हैं और मुल्क की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वो आखिर अचानक पाकिस्तान से बाहर जाने का फैसला क्यों कर रही है। और इत्तसालात के ज़ेर इंतजाम चलने वाली PTCL जो खुद शदीद माली मसाइल का शिकार है और कर्ज लेकर अपने बिजनेस को मुस्तहकम कर रहा है, PTCL ने क्यों $400 मिलियन लेकर टेलीनॉर खरीदने का फैसला किया है। सरमायाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ही बेहतर होता कि टेलीनॉर को कोई गैर मुल्की सरमायाकार खरीदता ताकि मुल्क में सरमायाकारी वापस आती, ना कि इत्तसालात के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली PTCL कंपनी जो इतना बड़ा कर्ज लेकर ये खरीदारी कर रही है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। माहिर माशियात आबिद क़य्यूम सुलई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि टेलीनॉर जैसी बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी इस वक्त पाकिस्तान से जा रही है और इससे पहले 7, 8, 9 और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा चुकी हैं। तो ये $3.5-4 अरब की सरमायाकारी अगर पाकिस्तान से जाती है, ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए इन हालात में नुकसान है, जबकि सरमायाकारी पाकिस्तान को लाने की ज़रूरत है। PTCL कर्जे लेकर इस वक्त टेलीनॉर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को आगे आना चाहिए, कोई इंटरनेशनल बायर आए और कोई बड़ा प्लेयर आए ताकि पाकिस्तान की ये कम से कम इन्वेस्टमेंट सेफ रह सके? आल्दो के पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी सारा डैमेज कंट्रोल हो चुका है, लेकिन वो जो मल्टीनेशनल्स अपने डिविडेंड और प्रॉफिट रिपेट्रिएट नहीं कर पाई थी पिछले साल, जबकि हम डिफॉल्ट के दाने पे पहुंच गए थे और डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का और खुसूसन मल्टीनेशनल्स का एतमाद जो है वो मजरूह हुआ है। दूसरी जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ इस तनाजुर में देखने वाली है वो ये है कि अब जो सेलुलर कंपनी, स्पेशली जैसे आपने टेलीनॉर का जिक्र किया, तो सेलुलर कंपनीज का मेजर बिजनेस जो है वो वॉइस कॉल का टैरिफ नहीं है, बल्कि वो डाटा है और डाटा से रिलेटेड एप्लीकेशंस और जो बाकी सर्विसेज हैं। अब अगर डाटा की स्पीड जो है वो अनप्रडिक्टेबल हो या जब डाटा जो है उस पर पाबंदी लग जाए बात का अपलोड करना, डाउनलोड करना, तो वो डेफिनेटली इस वक्त तमाम सेलुलर कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है। और ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कि पाकिस्तान में 5G सर्विसेज अब कोई भी लाने को तैयार नहीं हो रहा। 4G जो है वो तो हमारे पास है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो स्वाय अफगानिस्तान के पूरा साउथ एशिया जो है वो यानी नेपाल जैसा मुल्क जो है अब वहाँ भी 5G चल रहा है, बांग्लादेश में 5G चल रहा है। तो इस वक्त तमाम साउथ एशिया में 5G सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ इस वक्त कोई भी सेलुलर कंपनी जो है वो 5G सर्विसेज लाने को तैयार नहीं। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि यकीनन SIFC अपने तक कोशिश कर रही है मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की, लेकिन कोशिश के साथ फिर हमें कंडूसिव पॉलिसीज और कंसिस्टेंट पॉलिसीज की जरूरत होगी ताकि हम इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ अट्रैक्ट कर सकें बल्कि उनको रिटेन कर सकें। सही। और अभी सब ज़ाहिर है कि इसमें कंपटीशन का भी बड़ा एक अहम किरदार होता है कि अगर 4-5 मेजर प्लेयर किसी एक मखसूस सेक्टर में मौजूद हैं तो उनके दरमियान कंपटीशन रहता है। अगर PTCL इसको ओन कर लेता है और ख़रीद लेता है तो ये कोई 12 करोड़ के करीब तो कस्टमर सिर्फ एक ही ग्रुप के पास हो जाएंगे, बाकी सारे ग्रुप तो फिर उसके मुकाबले पे रह ही नहीं सकेंगे। फिर वही फैसला करेगा टैरिफ क्या होना है, सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड होनी है। तो ये तो सर्विस का मेयार भी इससे खासा मुतासर हो सकता है। देखिए, आइडियली इसी के लिए आपके पास कंपटीशन कमीशन है और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है यहाँ पे कि किसी का मोनोपोली हो रही हो या कार्टेलाइजेशन का खदशा हो तो वहाँ पे कंपटीशन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और आई एक्सपेक्ट के अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी PTA और कंपटीशन कमीशन जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। जैज़ जो है, जैज़ के पास भी इस वक्त जो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर है इस वक्त आपके मोबाइल नेटवर्क में, वो जैज़ के पास है। और उसके बाद अगर इत्तसालात ग्रुप के पास टेलीनॉर भी आ जाता है यहाँ पे के पहले से PTCL, यूफोन और वारिद
इनका मर्जर था। तो वो एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे उभरेंगे और उसके बाद इसका नतीजा कंपटीशन भी हो सकता है कि इनहांस कंपटीशन हो दोनों ग्रुप्स के दरमियान। और अभी सब इसमें कंपटीशन कमीशन के आपने किरदार की बात की, तो क्या उनका इसमें मेजर रोल हो सकता है? वो क्या इस चूंकि ये डील अब काफ़ी आगे फेज 2 में पहुंच चुकी है, क्या इस डील को वो अंडू भी करवा सकते हैं, इसको रिवर्स भी करवा सकते हैं? क्योंकि पीटीसीएल अंडू तो नहीं करवा सकते इस वक्त, जाहिर है उनसे इजाज़त लेके ये जो है अपना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है वो बेचे जा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई एक कंपनी जो है वो अपनी मुनाफा क्रिएट करने की कोशिश करे सर्विसेज या टैरिफ पे, तो वहाँ पे कंपटीशन कमीशन का रोल जो है वो काफ़ी अहम होगा। सही। अच्छा, अभी इत्तेसालात का आपने जिक्र किया, तो ये 26% की शेयर होल्डर है पीटीसीएल में और उस 26% के साथ पूरा इंतज़ाम, पूरा कंट्रोल इनके पास है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इस पूरी डील में, बल्कि पूरा का पूरा जो बोझ है वो पीटीसीएल पर आ रहा है। और वो ज़ाहिर है चूँकि 62% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो सरकारी ख़जाने पर ही इसका बोझ पड़ेगा अगर पीटीसीएल 400-500 मिलियन डॉलर का कर्ज लेता है तो। खजाना जो है वो तो उस सूरत में बोझ पड़ता है अगर वो पीएसपीपी से ले रहे हैं या गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है। इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर पीटीसीएल एक कंसोर्शियम बना के इसको लेता है तो वो कोई भी मर्जर या एक्विजिशन जो होती है उसके पीछे एक पूरा फिजिबिलिटी प्लान होता है और उसके पीछे एक प्लान होता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा और ये कितने सालों में कोई इन्वेस्टमेंट जो है ये पूरी हो जाएगी। तो मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि इस वक्त इत्तेसालात और पीटीसीएल ग्रुप जो है उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, तो तभी वो इस डील में आ रहे हैं। और अभी साहब हमारे रीजन के कई ममालिक में टेलेनॉर इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, हम देखते हैं जो बहुत तरक्की पजीर ममालिक हैं दुनिया में उनमें भी ये कंपनी मौजूद है। पाकिस्तान से जब ये कंपनी अब एग्जिट कर रही है तो ये इंटरनेशनल मार्केट में एक कितना बैड प्रेसिडेंट सेट कर सकती है? क्या तासुर जाएगा, क्या एक इमेज बनेगा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पिछला साल जो था वो एक अनएक्सपेक्टेडली मल्टीनेशनल के लिए पाकिस्तान में एक बुरा साल था, जिसमें प्रॉफिट और डिविडेंड वो रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे थे, डॉलर्स में अपने जो अर्निंग है वो पाकिस्तान के बाहर नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो स्टेट बैंक के नंबर्स हैं अगर आप उनको देखें, जो कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी पे स्टेट बैंक ने शेयर किए थे, पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो वो गवर्नर स्टेट बैंक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है इस प्रॉफिट और डिविडेंड रिपैट्रिएशन में। और मुझे उम्मीद है कि IMF का अगला प्रोग्राम जब फाइनल होता है तो उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी मल्टीनेशनल का प्रॉफिट जो है उसको बाहर भेजने पे हुकूमत पाबंदी लगाए, क्योंकि वो एक प्री कंडीशन होगी कि एक कंडूसिव एनवायरनमेंट जो है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जा रहा हो, स्पेशली अपना प्रॉफिट और डिविडेंड रिपैट्रिएट करने का। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो शेक हुआ था, लेकिन उसके साथ हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ट्रस्ट जो है ये बहाल भी हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद क़य्यूम सलामत हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।